Let's continue on our second lecture of account and फाइनेंस ऑफ सर्विस। पहले लेक्चर में देखा हमने सर्विस क्या है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। कि सर्विस सेक्टर का अपनी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस क्या है। द सर्विस सेक्टर इज a key driver of India's economic growth. India's service sector covered the wide variety of activities such as trade. सर्विस में क्या क्या आता है? ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड सो ऑन। ये सब आपको पता है, ऑलरेडी हम F5 बीकॉम में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं टॉम पीटर, एमसीक्यू में आ सकता है कि सर्विस की डेफिनेशन टॉम पीटर के थ्रू क्या थी। तो उन्होंने क्या बताया था, व्हेन यू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इट स्टार्ट डेप्रिशिएशन ऑन द डे इट ओपन। सीधा बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने कोई भी प्लांट बनाया है प्रोडक्शन करने के लिए, तो जिस दिन से आपने उसको इंस्टॉल करा उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। द वेल सर्व कस्टमर ऑन द अदर हैंड इज एप्रिसिएटिंग। मगर सर्विस के अंदर क्या है कि जैसे आप कस्टमर को सर्व करते जाओगे आपकी वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इवन स्मॉल एक्ट ऑन हिज ऑन हर पार्ट और फॉर रिपीटेड बिजनेस एड ऑन एंड वर्ल्ड ऑफ मंथ रेफर। जैसे जैसे आपके कस्टमर क्रिएट होते जाएंगे, सर्विस देते जाओगे, ऐसे ऐसे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा। क्लियर। अब देना ध्यान देना एमसीक्यू के एग्जांपल के तौर पे, बेसिकली लर्न नहीं करना है, एमसीक्यू में आ सकता है। पहला ही एमसीक्यू बनता है, इंडिया सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 6.9% इन 1920 कंपेयर टू 7.5% इन 1890। एमसीक्यू में आ सकता है, द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 53-55 परसेंटेज टू ग्रोस वैल्यू एडेड। एमसीक्यू में आ सकता है कितना, 55.39 परसेंटेज एट करंट प्राइस इन द ईयर 1920। क्लियर। अब उसके बाद ज्यादा तो आपने कुछ आंका नहीं है, सीएजीआर पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएजीआर, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। बस आपको इसके अंदर यही लर्न करना है, दूसरा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो लोग लेटेस्ट डेटा पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि सर्विस सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडेड एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 1.45% टू यूएस डॉलर 1064.8 मिलियन in the financial year 2019-20 from US dollar 1005 billion in year 15-16। यानी सीधा पता चल रहा है कि 15-16 के कंपैरिजन में 19-20 में आपका ऑटोमेटिकली इनकम टर्न्स मिलियंस में इंक्रीज हो रही है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो नेट एक्सपोर्ट एस्टीमेट देखो अनुमान है, इन 2019-20 विल बी स्टूड एट $214.14 billion, while import was only 131.14 billion in 2020। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, बाकी आपको कुछ जरूरत नहीं है। अब सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने बहुत से टूर्स, बहुत से स्कीम, बहुत से फैसिलिटी डिवाइड की है, जैसे टूरिज्म, एजुकेशन, आपने पढ़ा होगा आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो ये सब चीज़ें क्यों डेवलप की इंडिया में, ओनली टू अट्रैक्ट सर्विस सेक्टर मोर, क्योंकि जितना डेवलप इंडिया होगा उतना आपका होगा ना। अभी अभी आपने पढ़ा होगा कि भाई 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ अनाउंस की थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये भी क्या सर्विस सेक्टर का एक इनिशिएटिव है। इसी तरह घर घर योजना, हर घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो गवर्नमेंट अब सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रही है, ताकि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा हो। बिकॉज service sector is, we can say that in our word, service sector is maximum revenue generating sector in our country। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेसिकली, बाकी तो कुछ काम का नहीं है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फाइनल एग्जाम होती है तो ये 100% यूनिट 1 से आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादक करना, सर्विस का मतलब होता है सेवा। ऑलरेडी आपने पहले ही लेक्चर के अंदर, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या है। वहाँ शॉर्ट में देखा था, या डिटेल में देखते क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल में। तो नंबर 1,
फिजिकल गुड्स, फिजिकल गुड्स पहला ही पॉइंट आ जाता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज टेंजिबिलिटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो टेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सी, टच एंड फेल्ट एंड स्मेल। मगर इन सर्विस क्या होती है, सर्विस इज इंटेंजिबल विच कैन नॉट सीन, विच कैन नॉट बी टच, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल गुड्स। क्लियर। नंबर 2, इन्वेंटरी लेवल, ये भी बताया था कि जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वो इन्वेंटरी बनाते, इन्वेंटरी मीन स्टॉक बनाते हैं, उसको स्टॉक करके रखते हैं ताकि जस्ट इन टाइम जब जरूरत हो उसके मुताबिक, डिमांड के मुताबिक उसको आप बेच सको। बट सर्विस में कोई इन्वेंटरी नाम की चीज ही नहीं होती। क्यों इन्वेंटरी नाम की चीज नहीं होती? क्योंकि हर कस्टमर की लाइकिंग, हर कस्टमर की थिंकिंग, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जैसा कस्टमर होगा उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, some manufacturer maintain minimum stock level relying on the basis of demand forecast, उनको मालूम है कितने प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली, मगर सर्विस के अंदर आप कैसे डिमांड लगा, अनुमान लगा सकते हो कि भाई इतने कस्टमर आने वाले या इतने क्लाइंट आने वाले, उनकी डिमांड ये होगी, उनकी जरूरत ही होगी। तो पॉइंट नंबर 2 इज इन्वेंटरी डिफरेंस। थर्ड वन इज कस्टमर डिमांड। सर्विस फॉर्म डू नॉट प्रोड्यूस अ सर्विस अनलेस कस्टमर रिक्वायर इट। कॉमन है, तुम जैसे बैंक सर्विस देता है तो बैंक वाले डायरेक्टली आपके अकाउंट में 2 लाख की लोन पास नहीं कर देंगे जब तक आप अपनी जरूरत बैंक के आगे रजू नहीं करोगे। पर आप होल दो, हाँ, मगर द डिजाइन, दे डिजाइन एंड डेवलप द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ द सर्विस इन एडवांस। हाँ, मगर बैंक वाले पहले से अपना डिजाइन तैयार रखते हैं कि भाई जिसको लोन लेना है उसको आधार कार्ड देना पड़ेगा, उसको आईटी डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, उसको अपनी सैलरी स्लिप रखनी पड़ेगी, उसको 6 महीने का बैंक पासबुक रखना पड़ेगा, उसको कुछ मॉर्गेज रखना है ना। उन्होंने अपना जो स्कोप है, कंटेंट है, डिजीन है, डेजिग्नेशन, उनका जो डिजाइन हो पहले से तैयार करके रखा है, मगर प्रोड्यूस करके नहीं रखा। सर्विस फ्रॉम जनरली प्रोड्यूस अ सर्विस टेलर टू कस्टमर। सर्विस टेलर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, 12 आवर ऑफ कंसल्टेंसी प्लस 14 आवर ऑफ डिजाइन एंड 10 आवर ऑफ इंस्टॉलेशन। मैन्युफैक्चर कैन प्रोड्यूस द गुड विदाउट कस्टमर ऑर्डर। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं क्या होते हैं, भाई हमको मालूम है कि आने वाले समय में हमारा प्रोडक्ट बिकने वाला, हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हमने हमारी प्रोडक्ट बना के रख दी। यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले पहले से प्रोडक्ट बना के रखते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ डिजाइन करके रखता है, जैसे कस्टमर आएगा उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट को पूरा करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस नंबर 3। Difference number 4, labor requirement. Labor requirement. A service firm recruit people with specific knowledge and skill in service discipline that it offer. सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले हो तो भी स्किल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या रखते हैं? नर्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? मेरे जैसे को, तुम्हारे जैसे को नहीं रखेंगे, वही बंदे को नर्स के तौर पे रखेंगे जिसको वो स्किल है, जिसके पास नर्स इंजेक्शन देने की स्किल है, जिसके बाद मरीज को क्या करते हैं, मरीज के साथ बात करने की स्किल है, मरीज को कैसे इंजेक्शन देना है, मरीज से कैसे बात करनी है, मरीज को कैसे दवाई देनी है, कौन से समय पे कौन सी दवाई देनी है। यानी सर्विस फ्रॉम वही लोगों को रिक्रूट करते हैं जिनके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स अवेलेबल होगा। सर्विस डिलीवरी इज ए लेबर इंटेंसिव, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सर्विस डिलीवरी इज लेबर इंटेंसिव, clear, but manufacturer can automate many of their production to reduce their labor। मगर मैन्युफैक्चरिंग वालों में लेबर की जरूरत में भी और में नो भी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेबर इंटेंसिव से है तो लेबर ज़्यादा हायर करेगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है तो लेबर कम करेगी। वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, मगर सर्विस के अंदर जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके स्किल के हिसाब से। जैसे अगर कोई एडवोकेट के वहाँ चले जाओ कोई सलाह लेने या कोई केस लेके, तो एडवोकेट के जो 3-4 असिस्टेंट हो गए वो भी ऑलरेडी एडवोकेट ही हो गए, वो कोई आलू चालू तुम्हारे जैसे मेरे जैसे इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं हो गए। तो लेबर रिक्वायरमेंट सर्विस के अंदर स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स के साथ होना जरूरी है। तो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चर। नाउ कम फिजिकल लोकेशन। अब सर्विस के लिए कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, जनरली अभी का टाइम थोड़ा अच्छा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, तो इनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कि भाई वहाँ से आपको कहीं पे भी डिलीवरी मिल जाएगी, कहीं पे भी आपको सर्विस मिल जाएगी। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उनके लिए प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन होना ज़रूरी है, जिसको अपने साइट बोलते हैं, जिसको अपने प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे उनका एक्चुअल काम किया जाता है।
क्लियर? नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस टेंजिबल गुड, वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे भाई, मैन्युफैक्चरिंग वाले टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ब्रांचेस, मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग अलग ब्रांच, अलग अलग सब्सिडरी, अलग अलग शाखा, अलग अलग ऑफिस, अलग अलग ब्रांचेस के जरिए भी काम कर सकते हैं। बराबर, जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, सोडा शॉप, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। But on the other hand, service operation provide intangible service such as banking, hospitality, insurance, consultancy, advertisement. ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सर्विस के। नेक्स्ट कैरेक्टर डिफरेंस इज कस्टमाइजेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स बनाने के लिए उनके पास कोई प्रक्रिया, कोई मेथड, कोई प्रोसेस, कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। Goods are produced in mass in a factory or a warehouse type environment. One's finished good is generally the same as the next. Service operation by contracts have more opportunity to customize service they provide. Example, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ब्यूटिशियन एंड हेयर ड्रेसर। शादी के लिए अपने बुलाते हैं ना, मेहंदी पड़ने वाली, फिर इंसान को तैयार करने वाली। कस्टमर्स द स्टाइलिंग एंड ट्रीट टू मैच द कस्टमर फेस कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो भी तुम्हारा हेयर डिजाइनर होता है, शादी पे जो ब्यूटिशियन होता है, जो आपको कपड़े सजावट करने आता है, तो तुम्हारा चेहरा दिखेगा, तुम्हारा लुक दिखेगा, उसके हिसाब से आपको सर्विस देगा। तो सर्विस इज ए कस्टमाइजेशन, यानी जिस प्रकार का आपका कस्टमर है वो हिसाब से आपको सर्विस को कस्टमाइज करना है। मगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट ही बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कस्टमाइज की जरूरत नहीं है। टोटल डिपेंड अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन, पर्टिकुलर मेथड, पर्टिकुलर प्रोसेस एंड पर्टिकुलर रूल्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रोडक्शन एनवायरमेंट। अब ये क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशन बोथ प्लान द एनवायरमेंट इन विच वर्क टेक प्लेस, बट दे फोकस ऑन डिफरेंट एलिमेंट। ऑलरेडी हम FY बीकॉम से पढ़ता आ रहे, SPB से, SY में भी पढ़ा हमने। Environment is most important factor which affect your business, whether you are in production business, whether you are in service business. तो अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन्युफैक्चरिंग लेआउट कैन बी फिक्स्ड। ऑलरेडी मैंने बताया, जब प्रोडक्शन के लिए प्लांट होना चाहिए, प्लांट का लोकेशन फिक्स्ड होगा, उसका जो प्रोसेस होगा, उसका प्रोडक्ट का जो प्रोसेस होगा, वो सब पहले से फिक्स्ड होगा। दे इश्यू द अफेक्ट द मैन्युफैक्चर वर्क फॉर परफॉर्मेंस, वाइल सर्विस ऑपरेशन इट अफेक्ट कस्टमर। अगर तुम सर्विस देते हो तो तुमको ये देखना है, हु इज योर कस्टमर, which type of customer are coming to you, and how you can serve them easily so that you can accomplish your objective, that is profit and earning। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर मैं कोई प्रोडक्शन के बिजनेस में हूँ, नॉट सेलिंग, नॉट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो मैं मेरी साइट अलकापुरी में लगाऊं, अजवा रोड पे लगाऊं, कि फिर किसनवाड़ी में लगाऊं, मेरे को तो प्रोडक्शन करना है, मेरे को माल थोड़ी बेचना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे तो ऑलरेडी बड़े बड़े सप्लायर, बड़े बड़े होलसेलर, डिटेलर तैयार है। मगर अगर मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइडिंग ऑफिस खोलना है, तो भाई मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर किसनवाड़ी में खोलता हूँ तो वहाँ पे मेरे को प्राइस, डेकोरेशन उनके लोगों के हिसाब से करना है। आजवा रोड पे खोलता हो तो वो हिसाब से करना है। अगर वही डिपार्टमेंट सर्विस का मैं अलकापुरी में करता हो, तो वहाँ की लोकालिटी, वहाँ का लोगों की थिंकिंग, वहाँ का लोगों का एजुकेशन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एनवायरमेंट, वो सब ध्यान देना जरूरी है। एंड द लास्ट डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये भी MCQ में पूछ सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट, ऑपरेशन मैनेजर oversees the activity required to produce goods from raw material. इश्यू मैनेजर इन द एनवायरमेंट मैनेजिंग द पेस्ट टू सोर्स। सबके मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर सबके ऑपरेशन फिक्स होते हैं कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, स्टॉक वाला स्टॉक करेगा, सेलिंग वाला सेलिंग करेगा, क्लियर। फिर उसके बाद परचेजिंग वाला परचेज करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस करेगा। तो उसके अंदर सबका फ्लो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली फिक्स्ड होता है। बट इन सर्विस ऑपरेशन, ऑपरेशन मैनेजर शेड्यूल वर्कर टू हैंडल कस्टमर डिमांड। मगर सर्विस के अंदर, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट से हूँ, चलो मैं ट्रांसपोर्टेशन में हूँ,
तो मेरे को देखना है कस्टमर डिमांड क्या करता है, वो हिसाब से मुझे सर्विस देनी पड़ेगी। जैसे कस्टमर बोलता है हम 4 लोग की फैमिली, तो मैं बोलूँगा भाई हमारी टाटा इंडिका ले जाइए, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन हूँ। अगर कस्टमर बोलता हमारे 6-7 लोग हैं, तो मैं बोलूँगा भाई हमारी इको ले जाइए। अगर कस्टमर बोलेगा कि हमको इको नहीं चाहिए, 8 लोग अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा भाई आप तो हमारी कौन सी कॉलिस ले जाइए। अगर कस्टमर बोलता हमारी 14-15 जन की फैमिली है, तो बोलूँगा बेटा विंगल ले जाइए। यानी डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर मेरे को मेरा ऑपरेशन करना है। वो हिसाब से अगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई हमारे यहाँ जो हम जा रहे हैं बाहर वो सब में लेडीज़ ज़्यादा है, सिर्फ 2 ही जेंट्स हैं, तो मुझे ड्राइवर भी ऐसा भेजना पड़ेगा कि भाई जो सही तरीके से चलाए, लेडीज़ों का ख्याल रखे। तो दिस इज ऑल important thing which we have to taken into consider while we are thinking about service department. So this question is also our now last question. We will continue in our next lecture.